ठीक है, दोनों हुए होंगे ना, मेंस और एडवांस? यस सर। यस नंदिनी, टॉपिक्स क्या क्या थे फिजिकल में? गैसियस और केमिकल? यस सर। अच्छा, ऑर्गेनिक में? ग्रुप 13 और ग्रुप 14। इनऑर्गेनिक में ग्रुप 13 और 14, और ऑर्गेनिक में? गैस ऑर्गेनिक नहीं थी। ऑर्गेनिक नहीं आई सर। अच्छा, ऑर्गेनिक नहीं थी इसमें, ठीक है, मतलब टोटल 4 चैप्टर्स थे आपके पास। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा वाला खोला हुआ है आर्यन? मेंस या एडवांस है ये? मेंस। मेंस, पहले मेंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, किसी को डाउट? ठीक है, 52, ठीक है, 53, 53 तो बड़ा जाना पहचाना सा क्वेश्चन है, शायद अवस्थी में भी है ये ऐसा क्वेश्चन, याद आ रहा है कुछ कुछ। 53 नहीं, ओके। 54, 54, ठीक है। 55, 55, 56, 57, सॉरी। दानिशा, कौन से वाले में डाउट है? सर अभी तक तो कोई नहीं है डाउट। ओके। 58, इस बार आंसर की में भी नहीं है? नहीं सर, कोई बोनस टाइप वाला क्वेश्चन नहीं है, आंसर्स चाहिए। ठीक है। 59, बता दो। 58, 58 ठीक है भाई, 58 देखते हैं, ध्यान दीजिए 58 में क्या कह रहा है। फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन। सर 58 बता दो। हाँ हाँ, 58 बता रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है, आ आवाज रही है। नहीं आ रही है ना? हाँ, 58 बता रहे हैं। फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन A gives B at equilibrium, B is to A minus dA by dt minus dB by dt, thus K is ओके। ओके, ये बताइए कि आपके पास जो कंसंट्रेशन ऑफ B बाय कंसंट्रेशन ऑफ A होगा, जो कि दिया हुआ है आपको 6 × 10⁴, वो डायरेक्टली आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है या नहीं है? यस सर। यस ठीक है। अच्छा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू समथिंग इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए जो लिखा हुआ है, उसमें वो जो समथिंग है 3 × 10⁶, क्या वो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होगा या नहीं होगा? यस सर। और ऐसे जो माइनस डीवी बाई डी टी में जो के लिखा हुआ है, वो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होगा या नहीं होगा? यस सर। तो ये बताइए, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के एफ और के बी के साथ क्या रिलेशन होता है? KF/KB। के एफ बाय के बी इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। तो निकाल लो फिर के, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा क्या? यस सर। ठीक है, किसका था ये डाउट? सर मेरा सर मुझे याद नहीं था ये। हाँ, आयुष, ये तो बड़ी बेसिक सी चीज थी, आपने इसका मतलब नोट्स सही से नहीं पढ़े हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम के नोट्स नहीं पढ़ के गए थे आप। सर पढ़े थे, एकदम से स्किप हो गया ये ना। चलिए 60 तक बताइए, 60 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो। 60 तक और कोई डाउट? ठीक है, 65 तक कोई डाउट हो तो बताइए। 65 तक। 61 का सी। 61 का सी, ओके। Al2CH36। हाँ जी। Which of the following molecule have 3 center 2 electron bond? पहले तो एक सेकंड, डाउट किसका है? सुनजीत का था, किसका था? अर्शिता का था? सुनजीत का है। यस सर। सुनजीत, ये बताइए पहले तो कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते किसको हैं?
सर 3 एटम्स और उनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे B2H6 में होता जैसे B2S6 में, ठीक है। ये काम जैसे B2S6 में हो रहा था वो AlCl3 में क्यों नहीं हो पाया? भाई एल्यूमिनियम जो है वो बोरोन का बड़ा भाई है, और जैसे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है वैसे ही क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। तो जैसे B2S6 में बनाना बॉन्ड बनता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है, वो काम आपका AlCl3 में क्यों नहीं हो पाता है? संजीत पहले इस चीज का जवाब दीजिए। नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, फिर डायरेक्टली बोलो, फिर मैं बता दूंगा उस चीज को। सर पता नहीं। ठीक है। अर्शिता, AlCl3 में वो काम क्यों नहीं होता है जो B2H6 में होता है? मतलब बनाना बॉन्ड क्यों नहीं होता है AlCl3 में? उसमें वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो जाती है। क्लोरीन जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, मतलब क्लोरीन जो है वो दूसरे एल्यूमिनियम को डायरेक्टली लोन पे डोनेट कर देता है। तो उस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन को ही इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वहां से हमारा काम चल जाता है। संजीत समझ रहे हो बात को? यस सर। ठीक है। अब एक बार बताइए संजीत, फिर अब ये काम Al2CH3 में क्यों नहीं हो पाया? मतलब Al2CH3 AlCl3 की तरह क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें जो CH3 है उसके पास लोन पेयर नहीं है ना, वो फिर से किसके जैसा हो गया? B2S6 जैसा हो गया। ओके सर। समझ पा रहे हो या ड्रॉ करके बताऊं? ठीक है सर, आ गया समझ। ना? तो इसलिए इसमें एग्जैक्टली वैसा ही होगा Al2CH3 में जैसे B2S6 में हुआ। ओके सर। चलिए नेक्स्ट। सर मुझे 60th से रिलेटेड एक डाउट है। 60th, ओके बताइए। एक सेकंड में क्वेश्चन जैसे इन्होंने इनर्ट गैस ऐड तो करी है, पर इन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करे या कांस्टेंट प्रेशर पे। अच्छा, एक मिनट। 2SO2 प्लस O2 gives 2SO3 प्लस में एनर्जी हीट, इसका मतलब एक्सोथर्मिक हो गई ये रिएक्शन। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 formed is increased if सर inert gas is added to the mixture। ठीक है। इसमें एक चीज ये बताओ प्रियंका, इनर्ट गैस जब हम ऐड करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसका क्या फर्क पड़ता है? सर कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और अगर कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? इस केस में बैकवर्ड जाएगी, दोनों ही नहीं फेवर करेंगे। दोनों ही फेवर नहीं करेंगे ना। यस सर। सर मेरा डाउट ये नहीं है, मेरा डाउट ये है कि जैसे मैं आंसर वो देख रही थी सॉल्यूशंस, तो उसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेनेशन ना कांस्टेंट प्रेशर वाली की दी हुई थी, मतलब मेरी जब बात वॉल्यूम सुनो, चेंज हो रही है। मेरी बात सुनो आप। अगर यहाँ साथ में कांस्टेंट वॉल्यूम होता तो क्या ये आंसर होता? नहीं सर। अगर इसके साथ में कांस्टेंट प्रेशर होता तो क्या ये आंसर हो सकता था? नहीं सर, सर बट वो तो फिर क्वेश्चन डाउट क्या है मेरा। जब दोनों ही केसेस में नहीं है? तो अगर मान लीजिए किसी एक केस में पॉसिबिलिटी होती कि भाई ऐसा होता तो हो सकता था, तो दिमाग लगाते ना। जब वो दोनों ही केसेस सीधे सीधे रिजेक्ट हो रहे हैं तो फिर क्यों मतलब कंफ्यूजन है? जब समझ हमें लो नॉर्मली दिया हुआ है कि बस इनर्ट आपका गैस ऐड हुई है, तो हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट क्वेश्चन वॉल्यूम या अच्छे से समझ कांस्टेंट रहा हूँ। प्रेशर। इसमें साफ साफ मेंशन करना चाहिए था कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर, ऐसे हवा में लिखने का कोई मतलब नहीं होता इनर्ट गैस को। ठीक है, बिल्कुल लिखना चाहिए था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा काम चल जाएगा, अगर इस क्वेश्चन में नहीं भी लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, स्पेसिफिक टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, और हमें खुद से कुछ भी नहीं एज्यूम करना है, लिटरली हम एज्यूम नहीं कर सकते इसको। आप तो दोनों ही लेके देखो, दोनों ही केस रिजेक्ट हो जाएंगे, तो इसलिए ऑप्शन 2 को सीधे गोली मारो, बाकी ऑप्शन देखो। ठीक है, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट 65 तक बताइए। भाई 65 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो। सर 63 का जो फोर्थ पार्ट है वो हमें याद रखना है डायरेक्ट। एक सेकंड, किसका फोर्थ पार्ट? 63 63 का फोर्थ पार्ट। हाँ भाई शिवम, तुमने ये जो बोरेक्स है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। क्या विचार हैं तुम्हारे बोरेक्स के बारे में? क्या याद करना पड़ेगा या फिर ये चीजें पता होती थी? सर स्ट्रक्चर वो करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर देखा था मैंने पहले, टेस्ट से पहले। स्ट्रक्चर तुमने कल देखा था, मतलब एग्जाम के टाइम पे? नहीं, नेट खोल एग्जाम के से ना? पहले परसों देखा था। अच्छा एनसीईआरटी तो में वो है ना,
जो एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ उससे हो जाएगा। हाँ भाई, जो मैंने जिसका आपसे भी पूछा डाउट था। था स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर अगर पता है तो आप इजीली कर लोगे इस क्वेश्चन को। तो इसका फर्स्ट पार्ट बता पार्ट दो। में डाउट है। फर्स्ट पार्ट में डाउट है। यस सर, फर्स्ट पार्ट नहीं होना चाहिए। Formed by diboron and ammonia has ionic bond. आयनिक बॉन्ड तो नहीं होंगे भाई इसमें। आयनिक बॉन्ड कैसे हो जाएंगे 2NH3 में? एक मिनट, B2S6.2NH3 आयनिक बॉन्ड। अमोनिया लोन पे डोनेट करेगा, NH प्लस जैसा बनेगा। आयनिक तो नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। इसका आंसर ए दिया हुआ है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली ना। एक बार जरा सॉल्यूशन दिखाएंगे आप इसका? वैसे शिवम एनसीईआरटी में सर क्या हमें रिगार्डिंग? सर एनसीईआरटी में ऐसे मेंशन नहीं किया हुआ। एनसीईआरटी में खाली स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मतलब ये फॉर्मूला दिया हुआ है। आयनिक कोऑर्डिनेट के बारे में मेंशन नहीं था। तो ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है कि अगर आपके पास में डाइबोरेन है, उसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ होती है, तो इस तरीके से यस सर, इस दिया तरीके हुआ है से। ये जो स्ट्रक्चर है। यस सर। ठीक है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो आयनिक बॉन्ड हो गया। सुनो, मुझे अब याद भी आ गया, रुको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। हाँ जी, उसमें आपके पास एक साफ साफ नोट है एनसीईआरटी में, अगर आप लोगों को याद हो तो, कि जब हम B2H6 की रिएक्शन किसी लुईस बेस के साथ करवाते हैं, आप में से हो सकता है एक दो को याद भी आ जाए जब मैं बोलूँ तो, जब हम B2H6 की रिएक्शन किसी लुईस बेस के साथ करवाते हैं तो B2H6 बेसिकली क्या है, दो मॉलिक्यूल हैं उसमें BH3 के, तो उसमें क्लीवेज हो जाता है। अब दो तरीके से होता है उसमें क्लीवेज। कैसे? एक तो होमोलिटिक तरीके से, एक हेट्रोलिटिक तरीके से। नहीं, उसमें टर्म कुछ और है। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। एक में BH3 अलग हो जाता है, एक में कुछ। हाँ जी, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। Now, what is the meaning of symmetrical and unsymmetrical cleavage of B2H6? Symmetrical का क्या मतलब हुआ? सर वो BH3। BH3 निकल जाता है। Symmetrical का मतलब हुआ BH3 की तरह अलग हो जाए, और unsymmetrical का मतलब हुआ एक तो हो BH4 माइनस और एक हो BH2 प्लस। तो साफ साफ बताया हुआ है कि अमोनिया में 3 डिग्री अमाइन में किस तरीके से होता है। ये बताइए है या नहीं है शिवम एनसीईआरटी में? यस सर, ये गिवन है। तो फिर आपके पास में जब ये गिवन है कि अमोनिया के केस में अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होता है, यहाँ अनसिमेट्रिकल हुआ है, तो अनसिमेट्रिकल अगर क्लीवेज होगा तो जो आपके पास में BH2 प्लस वाला पार्ट है उसके साथ दोनों अमोनिया आ जाएंगे और एक BH4 माइनस अलग हो जाएगा, तो आपके पास ऑब्वियसली एक आयनिक कंपाउंड बनेगा। ठीक है ध्रुव? एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं है मतलब, है ना ध्रुव? सर पढ़ी थी, याद सा नहीं आ रहा था ये चीज। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, देखो है ना, ज्यादा चीज मत करना मेमोरी में, लेकिन एनसीईआरटी बस अच्छे से कर लेना, और ज्यादा चीजों की जरूरत है नहीं, क्योंकि उतना ज्यादा हम याद रख नहीं पाएंगे फाइनल पेपर तक। तो बढ़िया ये है कि कम करें लेकिन उसको अच्छे से करें। पूरी एनसीईआरटी में हमें कौन सी जगह पे कहाँ क्या लिखा हुआ है हमें पता होना चाहिए। रटना नहीं है, उसको 4 बार पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। यस सर। सर अब समझ में आ रहा है कि वो क्यों कहते हैं कि एक एक लाइन पता होनी चाहिए एनसीईआरटी की। चलो खैर, देर से पता चला पर पता तो चला। हाँ भाई 65 तक और बताओ, और कोई डाउट हो तो। ये कुछ सिलिकॉन विलिकॉन वाले में से आ गया है, ये सिलिकॉन, ये है शायद सिलिकॉन का, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा क्या? यस सर। यस है ना? यस। नेक्स्ट 70 तक बताएंगे। 70 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो। हर्षित नहीं आया आज? हर्षित पेपर दिया था? हर्षित पेपर दिया था? हर्षित नहीं है? हर्षित है नहीं आज। 70 तक बोलिए किसी को कोई भी डाउट हो तो। एक सेकंड, ये मूल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कहाँ से आ गया इसमें? 70 सर पिछले टॉपिक पिछले टॉपिक्स का भी अच्छा, मतलब ऐसा है कि नई टॉपिक ये है और पिछला भी कुछ भी आ सकता है, मतलब वैसा बोला हुआ है आप लोगों ने? ये 6 क्वेश्चंस पिछले टॉपिक्स में से आएंगे। अच्छा, ये तो फिर अच्छी बात है, सही है, उस मतलब रिवीजन के साथ सही चीज है। और शायद मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 69 भी देखा देखा सा है, शायद आपके किसी पेपर में आया था, किसी और बैच में आया होगा शायद।
हाँ जी 70 तक बताइए, किसी को कोई भी डाउट हो तो। न्यूमेरिक वैल्यू पे चले, ठीक है। 71 72 73। अग्रिमा, अग्रिमा ये बताइए VMP, VRMS और V एवरेज, इन तीनों में सबसे छोटा कौन होता है, सबसे बड़ा कौन होता है? मोस्ट प्रोबेबल से छोटा होता है शायद। मोस्ट प्रोबेबल सबसे छोटा होता है, और फिर उसके बाद आरएमएस बीच में होता है शायद, और एवरेज मैक्सिमम। और आर एवरेज मैक्स। अग्रिमा ये हाल तुम्हारा तब है जब तुमने कल गैसियस स्टेट का एग्जाम दिया ऐसे था। नहीं, पर मेरे को वो वैल्यूज याद है ना, जैसे 8/π/RT, 3/2RT, वो याद है, RT/m। और ठीक है ना, उसी के हिसाब से ही तो ये जवाब देना था आपको। एक में 2 आ रहा है, एक में 3 आ रहा है, और एक में 8/π आ रहा है। तो 8/π बड़ा है या 3 बड़ा है? आप ये नहीं सोच पा रहे हो, कौन बड़ा है बताओ, 8/π या 3? पाए 3 बड़ा है ना। तो आरएमएस सबसे बड़ा होता है, और जो एवरेज है वो एवरेज होता है यहाँ पर भी, मतलब बीच में आता है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ अग्रिमा कि इन तीनों में रेशो कितना होता है, मतलब √2:2, √8/π: √3 क्या होता है? मैंने वैल्यू याद करवाई हुई है आपको, अगर कभी डायरेक्टली निकालना पड़ जाए तो। मैं सिर्फ याद नहीं करी वैल्यू। अग्रिमा सही से बताना, इसके रिवीजन के लिए क्या करके गए थे आप? गैसेस स्टेट के लिए कैसे कैसे किया था? सही से पहले बताओ। तो नोट्स करे थे, फिर आपने वो बोलता ना कि ऑल्टरनेट करने हैं, तो ऑल्टरनेट करे थे, पर मैंने नोट्स में ये चीज नहीं मिली थी आपको, इन तीनों का रेशो? नहीं, मतलब जैसे मैंने ऐसे नहीं याद किया, जैसे ये तो एक क्वेश्चन था ना, तो सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन क्या था, बट उसका वैल्यू नहीं याद रखा। देखो वो वैल्यू है ना, आपको मतलब जो बताई हुई है इसीलिए बताइए कि पेपर में अगर मान लो डायरेक्टली कभी एमपी दे दिया जाए और आरएमएस पूछा जाए तो फटाफट हम उस वैल्यू के हिसाब से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उतना वैसे वो उतना जरूरी नहीं है, बट याद हो तो सही रहता है। कितना था नंदिनी? So 1.22 ratio 1.12 ratio 1. हाँ उल्टा बोल दिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट 71 हो गया। 72 वही बताओ, 72 में किसी को कोई भी डाउट हो तो। 72 एनीबडी? 73 भी देखिए प्रीवियस चैप्टर से आ गया है। 73 बताइए किसी को डाउट हो तो। 74 बताएंगे। 74 वैसे अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की सीधे सीधे लाइन है कि इतनी 6 मेंबर रिंग होती है और इतनी 5 मेंबर रिंग होती है, ये याद होना चाहिए आपको। कितनी कितनी होती है शिवम? 6 मेंबर एंड 5? 26 वाली होती है, 12 5 वाली होती है। 75 बताइए। 75 ये तो फिर से वही आ गया, डाई बोरेन और अमोनिया, लेकिन टेम्परेचर का चक्कर है इसमें, अलग अलग टेम्परेचर सर ये बता दो सर, ये वाला 75 बताना है। तो यार इसमें तो फिर थोड़ा सा एनसीईआरटी की हमें मदद लेनी पड़ेगी। एक बार एनसीईआरटी, एक सेकंड मेरे को क्वेश्चन पूरा पढ़ लेने दो, फिर एनसीईआरटी देखते हैं। डाइबोरेन प्लस अमोनिया वही हो गया जो भी देखा था, लेकिन टेम्परेचर के हिसाब से इसमें अलग अलग चीजें बनती हैं। यहाँ हमने 120 लिया है, उसके बाद में फिर 200 किया है, और फाइनली H2 वहां से निकल गया है, ठीक है। इफ 1 मोल ऑफ Y, if 1 mole of Y, the number of hybrid, नहीं, in 1 molecule of Y, the number of hybrid orbitals and unhybridized orbitals are X and Y respectively. Okay. Then the value of X minus Y, वैसे जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ना, ये वो है जो इनऑर्गेनिक बेंजीन बनती है। ये सर बोराजीन की स्ट्रक्चर से हो जाएगा। इनऑर्गेनिक बेंजीन जब बन रही है इसमें, तो आप उसमें देख लो इनऑर्गेनिक बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं और पाई बॉन्ड कितने होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड तो सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल से बन रहे होंगे, और पाई बॉन्ड अनहाइब्रिड से बन रहे होंगे। तो एक बेंजीन में, सिंपल बेंजीन में बताइए आपके सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 और 6 12, और पाई बॉन्ड कितने हैं? 3। 12/3 आंसर हो गया 4। आंसर नहीं, सॉरी माइनस करके बताना है। 12 -
3 मतलब 9, आंसर क्या दिया हुआ है 75 का? 6 6 कैसे होगा, एक मिनट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, सर लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन में आते हैं मेरे ख्याल, ये तो नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। और लोन पे, लेकिन लोन पेयर तो होता नहीं है ना इसमें, इनऑर्गेनिक बेंजीन में, अच्छा ये सर नहीं होता। इसमें लोन पेयर होता नहीं है। रुको फिर एक सेकंड थोड़ा देख लेते हैं इसमें, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन वाला केस है, कुछ और केस है। आर्यन जरा एक बार गूगल सर्च करना, रिएक्शन ऑफ डाइबोरिन विद अमोनिया। स्पेसिफिक क्वेश्चन पे मत आओ यार, तुम वैसे जानकारी बताओ। हाँ यही वाला खोलो जरा, topperslearning.com वाला। हाँ जी देखिए, इसमें देखो तीनों लिखे हुए हैं आपके पास में, लो टेम्परेचर पे ऐसा होता है, हाई टेम्परेचर पे ऐसा होता है, और फिर ट्रीटेड हाइड्रोजन इन द रेशो अगर बदल दें तो फिर ऐसा होता है। अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा याद आ रहा है कि ये चीज एग्जैक्टली एनसीईआरटी में से लिखी हुई भी है कि हाई पे ऐसा है, लो पे ऐसा है, नहीं है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो अब ये बताओ, यहाँ पर पहले तो समझना पड़ेगा हमें कि हो क्या रहा है। इसमें से जो पहला पहला है ऊपर वाला, B2S6 की रिएक्शन जो अमोनिया के साथ हुई है लो टेम्परेचर पे, और जो B2S6.2NH3 बना है, ये तो कौन सा कंपाउंड है B2S6.2NH3? X जो अभी अभी आपने अनसिमेट्रिकल क्लीवेज करवाया था ना, वो है ये। आर्यन इस पे लिख सकते हो क्या? यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसमें, नहीं उसी पेज पे, अच्छा क्रॉप करो पहले। हाँ तो ये जो आपके पास में पहली रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, इसको आप अगर और ढंग से लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ये होता है BH2, लिखो BH2 NH3 होल ट्वाइस, इन सबको स्क्वायर ब्रैकेट में कर दो, स्क्वायर ब्रैकेट में NH3 होल ट्वाइस करो, और NH3 होल ट्वाइस, NH3 होल ट्वाइस, बस इसी वाला 2 नहीं है। हाँ इसके ऊपर लगा दो प्लस, और बगल में लिखो BH4 माइनस, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में कर देना, ठीक है। तो जो पहला कंपाउंड लिखा हुआ है B2S6.2NH3, वो एक्चुअल में ये कंपाउंड है, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज से ये बना है, और इसके लिए आपके पास अमोनिया एक्सिस में ली जाती है और टेम्परेचर लो रखा जाता है। आगे बढ़िए, हाई टेम्परेचर पे फिर क्या हो रहा है? हाई टेम्परेचर पे अगर आप अमोनिया बहुत ज्यादा एक्सेस में ले लो, तो आपके पास में बनता है BN होल X जो लिखा हुआ है, और अगर हम 1:2 के रेशो में लें तो बनता है बोरेजोल, और ये जो बोरेजोल लिखा हुआ है थर्ड वाली रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है B3N3H6, यही एक्चुअली इनऑर्गेनिक बेंजीन है, इसी को हम इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, ठीक। तो अब समझने वाली बात यह है कि वो 120 और 200 पे क्या क्या हुआ है, तो यहाँ तो केवल हाई और लो दे दिया सर इतना ही। एनसीईआरटी में ना सीधा मतलब पहले तो ये वाला अनसिमेट्रिकल क्लीवेज वाला, उसके बाद सीधा वो है बोराजोल, बोराजीन जो सॉरी। अच्छा नहीं, वो तो चलो ठीक है, बट बात ये ना यहाँ पे टेम्परेचर जो अलग से मेंशन किया है, तो उसमें हमारा प्रोडक्ट कौन सा होगा, सेकंड वाला होगा या थर्ड वाला होगा, वो कैसे पता चलेगा? एक सेकंड बैक करो आर्यन, देखो और कहीं पर टेम्परेचर के साथ अगर कुछ मेंशन हो तो। बोराजीन एंड हाइड्रोजन एट 180 से 190। उसने लास्ट में पूछा था, उसमें सॉल्यूशन देने के बाद होप इट्स हेल्प, होप इट हेल्प्स, नीचे लिख दो कमेंट में नो।
चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और देखना कुछ और नहीं दिख रहा है तो टेम्परेचर वाली चीज इसमें हटाओ, गूगल पे इस पे कोरा पे नहीं मिलेगा। एक जो आप ऊपर दिखा रहे थे ना टॉपर्स सर सॉल्यूशन में बोराजीन के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है। एक मिनट रुको। सर 200 पे वैसे बोराजीन ही बनता है। एक मिनट थोड़ा नीचे करना जरा आ रहे, एक मिनट रुको यहीं पे। ये जो है ना सेकंड वाली जो लिखी है, हाँ इसको बोलो। सर हाँ सर मॉड्यूल में है, उसमें एग्जैक्ट 200 पे वो दिया हुआ है बोराजीन और ग्रेटर देन 200 पे बोरोन नाइट्राइड लिखा हुआ है। सर ये तो रिसर्च पेपर आ गया। शायद रिएक्शन कहीं लिखी हुई मिल रहा है, एब्स्ट्रैक्ट है ये तो। आगे बढ़ना। चलो एक बार सॉल्यूशन दिखा दो फिर अब इसी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा ना। $75 हाँ। एक्स तो अच्छा उसने एक्स तो वो बनाया लो टेम्परेचर वाला और फिर ये बना दिया हाई टेम्परेचर वाला बोराजोल, ठीक है। B3N3H6 ठीक है। तो फिर अब इसमें क्या कह रहा है हमसे कि इन बोराजोल बोथ बोरोन एंड नाइट्रोजन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसके 18 कैसे आ गए? एस का एक पी के 2, हाँ एस का एक पी के 2 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो रहे हैं वो और ठीक ये है। 6 के हमारे 6 में हो रहे हैं। एक सेकंड हमारे 12 क्यों आए थे? एक सेकंड मैं वो देख रहा हूँ ना, हमारे 12 आए थे ना, 12 कैसे आए थे? क्या गलती कर दी सर हमने वो सिग्मा वाले कैलकुलेट कर लिए थे ना। सिग्मा से तो यहाँ पे भी आना चाहिए ना। एक मिनट 3 करके इसमें बताए हैं हर एक के। सर हर एक का देखना पड़ेगा, जैसे बोरोन के 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, नाइट्रोजन के भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, वैसे करके 18 आएगा मेरे हिसाब से। एक सेकंड इस कार्बन का अच्छा ठीक एक है ठीक। सिग्मा बॉन्ड 2 के बराबर है। हाँ मतलब एक जो सिग्मा बॉन्ड है बेसिकली उसमें दोनों एटम के यूज हो रहे हैं ना, ठीक है। ये गलती कर दी हमने। आपके पास में जैसे कार्बन एक सिंगल, अगर आप बोरोन को देखोगे 3 बोरोन है, एक सिंगल को देखोगे तो उसके 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे, sp2 ऐसे ही नाइट्रोजन को देखोगे तो उसके 3 होंगे, ठीक है। और 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलकर के एक सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो केवल सिग्मा बॉन्ड को काउंट करके आप वो नहीं बता सकते। सही है, ठीक। तो 6 into 3 तो आपके पास में हाइब्रिडाइज हो गए, और अनहाइब्रिडाइज के लिए क्या किया हुआ है? 6 into 1 और 6 into 1 क्यों है? वो तो 6 ही होने चाहिए थे ना। ये क्या किया इसमें? प्योर ऑर्बिटल्स। अच्छा ठीक है, इसमें हाइड्रोजन वाला और काउंट कर लिया है भाई, अगर समझ में आ रहा हो तो आपको। Yes, आपके पास में जो हाइड्रोजन जिस बॉन्ड से जुड़ रहा है उसमें हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है? एस ऑर्बिटल प्योर एस। 1s है ना, वो तो एकदम प्योर ऑर्बिटल है, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ उसमें। एक तो वो, और जो पाई बॉन्ड में आपका p यूज हो रहा है वो। तो हर एक बोरोन और हर एक नाइट्रोजन के पास जब उसका हाइब्रिडेशन अगर sp2 है, तो हर एक बोरोन और हर एक नाइट्रोजन के पास एक एक तो p ऑर्बिटल बचेगा जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है, और हर एक हाइड्रोजन का 1s। तो इस तरीके से 6 into 6 अच्छा क्वेश्चन है। ये बात बताओ आप समझ में आई या नहीं आई सबको? सिग्मा और पाई से नहीं करना था, प्रॉपरली हाइब्रिड और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स देख करके तब वैसे करना था। इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो बोलो। ये कर दो सर एक्सप्लेन एक और अच्छे। ठीक है, इधर देखिए। आर्यन एक सेकंड स्क्रीन हटा दो, स्क्रीन शेयर अपना बंद कर दो।
हाँ जी, आवाज आ रही है सबको और स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो जैसे बेंजीन होता है ना, कैसे होता है बेंजीन? कार्बन कार्बन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल और हर एक कार्बन के साथ H। ये तो है हमारी ऑर्गेनिक बेंजीन, सिंपल बेंजीन जिसको हम कहते हैं। और यहाँ पर कार्बन अगर ना हो और तब भी अगर इसकी जैसी स्ट्रक्चर बने तो उसको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो बिना कार्बन के कैसे? कार्बन नहीं लिया जाता, 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन की जगह क्या किया जाता है? 3 तो ले लिए जाते हैं बोरोन बोरोन और नाइट्रोजन और 3 ले लिए जाते हैं नाइट्रोजन। हाँ जी, अब ये बताइए बोरोन को कार्बन की तरह बिहेव करना है तो बोरोन कब कार्बन बन पाएगा? कैसे बन पाएगा बोरोन? इलेक्ट्रॉन लेके। वो B माइनस की तरह एग्जिस्ट करता है। और नाइट्रोजन जो है उसको कार्बन की तरह बिहेव करना है तो नाइट्रोजन कब कार्बन की तरह बिहेव कर N पाएगा? पॉजिटिव N+। तो देखिए आपके पास में ये बोरोन और नाइट्रोजन जुड़ते हैं, मतलब इनको अब कार्बन की तरह आप मानो। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडमली जुड़ जाएगा, B माइनस के बगल में B माइनस नहीं आ सकता, माइनस माइनस रिपल्शन हो जाएगा। B माइनस के बगल में क्या आएगा? N पॉजिटिव। देखो कैसे जोड़ रहे हैं ये बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बोरोन। ठीक है, एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए आप सबके साथ। और फिर ऑल्टरनेट आप पाई बॉन्ड लगाइए, पाई सिंगल डबल सिंगल डबल और चार्ज लगा दीजिए। बोरोन पे तो लगाना है माइनस और नाइट्रोजन पे लगाना है प्लस। ये है आपकी इनऑर्गेनिक बेंजीन। अब इस बोरोन को देखो, आप किसी भी बोरोन को आप देखो तो बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या है? बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसका मतलब इसे एक बोरोन के पास में 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है नहीं है? एक बोरोन के पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। Yeah. अच्छा, और एक बताइए एक प्योर पीबी है नहीं है साथ में जो पाई बॉन्ड बना रहा होगा? Yes sir। सिमिलरली किसी भी नाइट्रोजन को देख लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा उसका? sp2। sp2। इसका मतलब 3 तो हो गए sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एक नाइट्रोजन के पास और एक क्या मिलेगा? अनहाइब्रिडाइज्ड। इसके अलावा बोरोन और नाइट्रोजन के अलावा हाइड्रोजन भी तो है भाई हमारे पास। हाइड्रोजन के पास में एक ही ऑर्बिटल है, बने वो कोई मिक्सिंग विक्सिंग तो कर नहीं सकता कि मिक्सिंग के लिए कम से कम 2 ऑर्बिटल तो चाहिए, यहाँ तो है ही नहीं। उसके पास में हर एक हाइड्रोजन के पास क्या है? सिंपल एक एस अनहाइब्रिडाइज्ड। तो अब ऐड कर सकते हैं क्या हम? तो आपके पास में देखिए हाइब्रिडाइज्ड जब निकालोगे आप हाइब्रिडाइज्ड तो एक बोरोन पे 3 तो 3 बोरोन पे 3 3 इंटू 3 प्लस एक नाइट्रोजन पे 3 तो 3 नाइट्रोजन पे 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 18। और जब अनहाइब्रिडाइज निकालोगे अनहाइब्रिडाइज कितने आएंगे? हाँ जी, एक बोरोन के पास में एक तो 3 बोरोन के पास 3 3 नाइट्रोजन के पास भी 3 और 6 हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 6 into 1 कितना हो जाएगा? 12 ऊपर 18 ये 12 माइनस 18 माइनस 12 कितना आ जाएगा आंसर? 6। अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट आर्यन स्क्रीन शेयर कर दूं, मैं ऑफ कर देता हूँ। हाँ अब कर दूं। हाँ भाई ये वाला आपका मेंस वाला पेपर हो गया है सर 66 बता दो एक बार। 66 का फर्स्ट और फोर्थ पार्ट। तुम ऐसे पीछे पीछे क्यों जाते हो?
सर पीछे पीछे नहीं, वो मैं एक बार वापस चेक कर रहा था एनसीईआरटी में कि ये लिखे तो नहीं हुए, मेरे को लगा मेरे नाल। कुछ चीजें बाहर से भी आएंगी, मतलब अब ये नहीं हम उम्मीद कर सकते कि एकदम 100% आपको एनसीईआरटी दे देगी, बट हमें बस एनसीईआरटी का ही करना है, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, अगर बाहर का है। ओके सर। नेक्स्ट एडवांस वाला भी डिस्कस कर लेते हैं। आर्यन एडवांस वाला निकालिए। हाँ जी, स्टार्टिंग में कौन से टाइप वाले क्वेश्चन है ये दिखाना एक बार। मल्टी More than मल्टी करेक्ट। मोर देन वन है, ठीक है। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 किसी का डाउट है? फॉर्मूले याद है भी तीनों के? पीसी, वीसी और टीसी के फॉर्मूले क्या क्या हुआ करते थे? यस Yes. स्टार्ट कीजिए। टीसी का बताइए, क्रिटिकल टेम्परेचर का क्या होता था? 27 RB. 27 RB. 8A/27 RB, वेरी गुड। इसके अलावा मुझे बॉयल्स टेम्परेचर का भी बताना, फॉर्मूला क्या होता था? A/RB. A/RB, ठीक है। मुझे इन्वर्जन टेम्परेचर का भी बताओ, क्या होता है? 2A/RB. 2A/RB, ठीक है। हाँ जी, क्रिटिकल प्रेशर का क्या होता है? A square A/27 A/27B². A/27B²। 27B². 27B²। आग नहीं होता क्या इसमें? No. No sir. ठीक है। और क्रिटिकल वॉल्यूम तो बहुत सिंपल है, 3B 3B। और अगर क्रिटिकल कंडीशंस पे वो निकाला जाए, क्या बोलते हैं, Z, तो कितना आता है? 3/8 3/8, ठीक है। 3/8 की वैल्यू 1 से कम है, तो बताइए क्रिटिकल कंडीशंस पे गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है या नहीं? क्रिटिकल कंडीशंस पे गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है या नहीं? कर सकते हैं ना क्रिटिकल पे? सर कर सकते हैं सर। क्रिटिकल के बाद नहीं कर पाऊंगा, क्रिटिकल तक तो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। फिर इसमें डी ऑप्शन। सर इसमें अगर सी आ रहा है तो फिर डी ठीक है, तो गैस। डी तो नहीं होना सर फिर सी और डी एक साथ नहीं आ सकता। यस सर, D नहीं आ रहा। Yes, sir. D नहीं है। आप पहले ये तो बता दो, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हो? 20 सर, 20। 20 में आपको सी और डी में डाउट है? सो सी आएगा, डी तो नहीं सी आएगा। आ रहा है। यस सर, और सी आ रहा है। आंसर के में 4 ऑप्शन ठीक दिया सर है। एक बार आप सी और डी पढ़ के देख लो कि दोनों साथ में आ सकते हैं वैसे या नहीं। The pressure of N2 in ammonia gas at equilibrium is 10 atm each. The pressure of N2 at half that of, हाँ obviously दोनों साथ में नहीं आ सकते, ठीक है। यस वैसे सी आ रहा था फिर। C आ रहा था। यस सर। सी कर लो, फिर उसका डी हटाओ। नेक्स्ट 21। सर 20 सर ये बता दो 21। T भी तो होना चाहिए ना सर। देखते हैं 21 में क्या कर रहा है। एक मेटल कार्बोनेट है, हीट करा, मेटल ऑक्साइड बन गया और CO2 नेट निकले, तो कॉमन रिएक्शन है। द इक्विलिब्रियम प्रेशर एट ऑफ CO2 एट दिस एंड दिस, अच्छा अलग अलग टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम प्रेशर। पहले तो ये बताइए, इस रिएक्शन के लिए जो Kp होगा, क्या वो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर होगा या नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। बेसिकली ये जो इसमें आपको 0.14 बार और 0.35 बार जो दिए हैं प्रेशर, ये एक तरीके से Kp की वैल्यू दे दी उसने। यस सर। यस सर। अगर दो अलग अलग टेम्परेचर पे Kp पता है आपको, तो क्या रिएक्शन का हम डेल्टा H निकाल सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। कौन सा फॉर्मूला लगा के? डेल्टा H इज इक्वल डेल्टा H by log K2 by K Log equal to delta H. log K2 by K Log K2 डेल्टा H by 2.303 R वाली। एलन बोल रहे हो तो 2.303 नहीं आएगा, लॉग बोलोगे तो आएगा r इन ब्रैकेट 1/t1 - 1/t2। ठीक है, तो पहला वाला हम कर सकते हैं, 64 आएगा या जो भी कुछ आएगा कैलकुलेट करना पड़ेगा। B इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस द यील्ड ऑफ CO2। अच्छा आपको इसके कौन से में डाउट है, ये पूरा ही पूछना था। मेरे को तो D ऑप्शन ठीक लग रहा केवल डी ऑप्शन में डाउट है, ठीक है। ऑन एडिशन ऑफ NCO3, नहीं भाई सॉलिड फॉर्म में है, कितना ही ऐड कर लो कोई फर्क नहीं। है। ओह हाँ। सॉलिड फॉर्म, ठीक है, वो पहले से ही एक्सेस में है, उसमें आप और डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, अगर ओके आप सर। सही नहीं होगा, गलत होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, ट्वेंटी टू, बी पार्ट। 22 का बी पार्ट, ठीक है। अमलगमेटेड एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू लिबरेट H2। देखिए ऐसा है, एनसीईआरटी में एल्यूमिनियम की कुछ प्रॉपर्टीज आपको दी गई हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वहां आप इसको देख लो, फिजिकल नहीं सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज, वहां आप देख लीजिए, अगर ऐसा कुछ है तो सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। और जहां तक मुझे याद आ रहा है ये शायद लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है। नेक्स्ट, 23rd बोलिए भाई, बताना है क्या? 23rd का ये ऑप्शन है, वो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, याद आ रहा है शिवम? क्या था हमने? यस मेरे को तो सर से अच्छा ये सर ये वाला 23rd का है, ये सर याद है, बेंड्स रूल बोला तो शायद। बैंड्स रूल नहीं पढ़ा था ये सर बैक बॉन्डिंग, सॉरी बैक बॉन्डिंग, यस। बैक बॉन्डिंग। नेक्स्ट, 24, सर 23 का सी बता दो। 23 का सी, SiO2 is hard and high melting solid while CO2 is a gas। एकदम बिल्कुल सही, एकदम सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये डिफरेंस कैसे क्लियर कर रहा है? नहीं सर, स्टेटमेंट को कैसे सेटिस्फाई ये सर ये सिलिकॉन, जस्टिफाई करेगा? नहीं, एक सेकंड मैं समझा नहीं तो क्वेश्चन। Silicon is unable to form pi bond by lateral overlap which is reflected by which of the following। अच्छा, ये नहीं आपको समझ में आया? ये बताओ, मैंने एक दिन क्लास में सिलिकेट्स पढ़ाए थे, वो वाली क्लास अटेंड की थी आपने? पूरा मैंने सारे सिलिकेट्स पढ़ाए थे, ऑर्थो और जाने क्या क्या, यस सर, चेन शीट सब पढ़ा था। यस सर। उसमें लास्ट में जब 4 यूनिट्स को जुड़ना होता है, मतलब चारों ऑक्सीजन को जब शेयरिंग करवानी होती है, तो हमने कुछ बनाया था। जियोलाइट भी आया था उसमें, सिलिका भी आई थी, क्वार्ट्ज भी यस आया सर। था। हाँ, तो वहां पर आप याद कीजिए ना, ये जो सिलिका होती है बेसिकली कैसे होती है सिलिका? सिलिका में आपके पास एक जो सिलिकेट यूनिट होती है, ऑर्थो सिलिकेट यूनिट होती है, वो उसके चारों ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं। इसका मतलब एक भी पाई बॉन्ड नहीं है उसमें। जब कोई पाई बॉन्ड नहीं है, यस तो बताइए वो चीज यहाँ से एक्सप्लेन हो रही है नहीं हो रही कि वो सॉलिड बना ही कैसे? क्योंकि उसमें सारी की सारी यूनिट जुड़ी हुई हैं आपस में, ऐसे इंडिविजुअल एक एक यूनिट नहीं है। SiO2 की कोई सिंगल यूनिट नहीं होती, पूरा वो SiO4 फॉर्म में होता है। ठीक है यस सर। भाई, तुम ये सोचो एग्जैक्टली सीधा सीधा तो मतलब वैसे नहीं ना, थोड़ा वो तो घुमाएगा। ये तो मतलब लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 24 बताइए, 24 में कोई डाउट हो तो? 24, ठीक है। नेक्स्ट, अगले सेक्शन पे आ जाते हैं। ये कौन सा आ गया? न्यूमेरिकल टाइप आ गया क्या? हाँ भाई, ये वाला सेक्शन होता है मेन करने का, तो इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना होता है। तो बताइए भाई, 25 से लेके 31 तक किसी में भी डाउट? 31 से 32 तक कहाँ तक क्वेश्चन? 32 है ना शायद, हाँ। 25 से लेके 32 तक कोई भी क्वेश्चन हो, 7 क्वेश्चन हैं, किसी में भी डाउट है तो बताइए। 28 में है थोड़ा। 28 में है थोड़ा डाउट, ठीक है। इसमें वैसे देखो वही चीज है, सॉलिड वॉलिड जो लिखा हुआ है वो सब चीजें थोड़ा कंसीडर कर लेना, करते हैं डिस्कस। केपी की वैल्यू निकालनी है इसमें। सॉरी हाँ, केस वो मेरी 5 आ रही थी। चलो देखते हैं, क्रॉप करना जरा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 28।
हाँ जी, क्वेश्चन रिएक्शन लिखो जरा आर्यन नीचे। X2O gives 2x plus half O2। सबके साथ गैस लिखा हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबके साथ ही है, तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का। डेल्टा जी नॉट हमें दिया हुआ है X2O का। अच्छा, X2O का हाँ, डेल्टा जी नॉट ये लिखने का तरीका सही नहीं है, उसको डेल्टा जी फॉर्मेशन बोलना चाहिए था। फिर ये डेल्टा जी नॉट जो लिखा हुआ है ना, उसमें डेल्टा जी नॉट के साथ में एफ और लगाना पड़ेगा। इस रिएक्शन के मैं अगर X2 या तो केवल X2 ना लिखता, केवल डेल्टा जी नॉट लिखता, तब तो हम क्या मानते उसको, इस रिएक्शन का। ठीक है, अगर उसने X2 लिखा है इसका मतलब ये फॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है, तो पहले तो मुझे फॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग रिएक्शन लिख के बताओ आप। X2O का एक मॉलिक्यूल आपको फॉर्म करना है, लिखिए। तो जो हमारी गिवन रिएक्शन है एग्जैक्टली उसका रिवर्स हो गया या नहीं हो गया? यस सर। अगर आपको रिवर्स रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट पता है तो इस रिएक्शन का जो रिएक्शन गिवन है उसका क्या हो जाएगा? नेगेटिव टाइम्स। तो प्लस हो जाएगा क्या? यस सर। ठीक है, अब कह रहा है इक्विलिब्रियम प्रेशर, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर बताना है आपको O2 का, तो फिर कैसे निकालें? केपी निकालते हैं, केपी में फिर कुछ दिमाग लगाएंगे हम तो। एक सेकंड, तीनों ही गैस है क्या? थोड़ा ध्यान से देखना, तीनों ही गैस नहीं लिख रहे सर, हैं। सॉलिड है वो, सॉलिड्स हैं। सिर्फ फोटो गैस, यस बाकी सर। सारे सॉलिड। अच्छा, ये सॉलिड लिखे हुए हैं क्या? ये मेरे को जी जैसा लग रहा है, Yes, पता नहीं क्यों। तो पीडीएफ में हाँ क्लियर है। ठीक ठीक ठीक, हाँ मतलब ये सॉलिड होने चाहिए तभी बात आगे बढ़ पाएगी। तो अब ये बताओ, इस रिएक्शन का जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा गिवन रिएक्शन का, वो किसके बराबर होगा? केपी किसके बराबर होगा? सर हाफ O2 की पावर 1/2। रूट यस सर, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की पावर हाफ के बराबर होगा, यस सर। है ना? तो हम केपी निकाल लेते हैं और उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ O2 आ जाएगा। अब केपी कैसे निकाला जाए? फॉर्मूला बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, अगर याद आ रहा हो तो आपको। G क्या equals था? minus RT ln KP। हाँ, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस होता है क्या इसमें? एक मिनट, डेल्टा हाँ होता है RT ln KP। ठीक है, वैल्यूज पुट कीजिए, वैल्यूज पुट कीजिए। माइनस, अच्छा सुनो, उसने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पूछा है, सब कुछ ऐसा यूनिट में रखो भाई। 45/3 रखेंगे यार को। तो सबसे पहले जो किलो जूल है उसको जूल में कन्वर्ट करो, तो ये हो जाएगा आपके पास 1720। डेल्टा जी नॉट की जगह लिखो 1720 जूल में, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 8.314। हाँ आर यही होता है। और टी कितना K2 रखें? आ गया। हाँ? 2/8। अभी गर्ल्स में से कोई कुछ कह रहा था, क्या कह रहे थे? कुछ नहीं सर, कुछ हाँ भाई, और ln KP, ln को log में कर लो, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा, या फिर जैसे भी आप कर रहे हो उसको सॉल्व करके बताइए यहाँ से KP कितना आ रहा है। सर 2 आ गया, 0.69 आ रही है उसकी वैल्यू, 694 समथिंग। इसका स्क्वायर कर दो। मतलब सर AP2 लॉग, आ रहा है। यस सर। अच्छा, log KP आ रहा है, तो KP कितना आ सर जाएगा? ln से क्या, तो फिर ln KP 0.694, तो फिर वो LN 2 आ KP जाएगा। आ रहा है सर। यस ln KP आ रहा है भाई, ln KP आ रहा है 0.694। तो 0.694 तो हम जानते हैं वैल्यू, याद हो तो आपको। ln2 की यस वैल्यू यस सर। ln2 हो जाता KP2 आ गया, यस तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 आपके पास में कितना आ जाएगा? 4 आ 4। जाएगा। क्या दिया हुआ है आंसर? यही दिया हुआ है। फिर कैलकुलेशन में गलती हो गई होगी फिर ना, ये ln वाली में। थोड़ी कैलकुलेशन तो कर है इसमें। यस सर, वही प्रॉब्लम थी। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर 29th डाउट है। 29th, how many number of water molecules are under coordination to each monovalent metal ion in alum?
यस सर। लिथियम के साथ शायद 6 होते हैं यार उसमें। एक मिनट। 24H2O हम बोलते हैं ना, 24 में से मोनोवेलेंट के साथ कितने हैं? अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया उसने। Water molecules are under coordination to each monovalent metal ion. ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। लिखो जरा एलन, वो आर्यन। पहले तो एलम का फॉर्मूला बताइए, एलम का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी एलम का? MsO4 M2SO4 whole thrice 24H2O. नहीं भाई, गलत लिखा है। क्या लिख दिया तुमने? मैं बोल रहा हूँ वो लिखो, शिवम की बात मत सुनो तुम। लिखिए M2SO4 डॉट M2 डैश, एक सेकंड, हाँ, SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। हाँ ठीक है, ठीक है। इसमें नीचे लिखिए M इज मोनोवेलेंट कैटायन और M डैश इज ट्राइवेलेंट कैटायन। इसका एक एग्जांपल आप लिख लीजिए, पोटाश एलम जिसको हम बोलते हैं K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा है हमसे कि इन 24H2O में से, ये तो ओवरऑल फॉर्मूला है, इस 24H2O में से कितने H2O मतलब क्या बोलते हैं, मोनोवेलेंट एटम के साथ कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर होते हैं। तो फिर हमें, जैसे हम लोग बोरेक्स का फॉर्मूला लिखते थे डॉट 10H2O, लेकिन बाद में पता चला वो 10H2O में से 2 तो अंदर होते हैं, बाहर तो 8H2O होते हैं, है ना। तो इसका पूरा फिर हमें एक बार देखना पड़ेगा। तो गूगल सर्च कीजिए, इसमें लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ एलम, स्ट्रक्चर ऑफ एलम। ऐसी वाली नहीं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी पोटेशियम के साथ कितने हैं, कहीं दिख रहा है क्या? पोटेशियम के साथ H2O कितने हैं? तो सब अलग अलग करके लिख दिए इसमें तो। पोटैश एलम का स्ट्रक्चर देख लेते, इसका डायरेक्टली पोटैश एलम लिख दो क्रिस्टल। सर ये वाला KH2O की होल 6 का होल ट्वाइस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? कहाँ लिखा हुआ है? सर लिखा तो नहीं हुआ, मैंने सोल्यूशन देखा था कल। तो वही ना, वो कहीं से कुछ मिले तो सही, हमें पता तो चले। सॉल्यूशन तो फिर देख ही लेंगे। इधर है ना दोस्तों, नो विकिपीडिया पे जाओ पोटाश एलम के। इसमें देखो, अब जरा स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताया होगा। ऊपर आओ, ऊपर आओ, रुको जरा, मैं यहाँ पे पढ़ने दो इसको थोड़ा। नीचे चलना। रुको, केमिकल फॉर्मूला, मोलर मास, अपीयरेंस। सर इसका 3D मॉडल निकालूं? है, देखो। नहीं, इधर इधर मिल जाएगा।
दिखाओ भाई, सॉल्यूशन दिखाओ। आए, कौन सा था क्वेश्चन नंबर? 29 था ना शायद। जो गजब तरीके से लिख दिया इन्होंने तो, 6 और कॉन्सेप्चुअल, क्या ही बोले हैं उसमें तो। चलो मैं देखता हूँ उसको, कहीं ना कहीं तो उसमें मिलेगा, ऐसे तो नहीं हवा में तो नहीं पूछा होगा। हालांकि ये चीज एनसीईआरटी में नहीं है, इतना भी मुझे मालूम है। एनसीईआरटी में होता तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया होता है इसका। या फिर 1 मिनट रुको, मैं एक बार थोड़ा सर्च कर लेता हूँ, अगर मुझे कुछ मिलता है। तब तक आप लोग आगे वाले क्वेश्चन देख लो क्या पूछ रहे हैं। हाँ जी, एक मिला है मुझे। आवाज आ रही है सबको? यस सर। मैं इसकी ग्रुप पे भेज रहा हूँ। आर्यन खोलना। ट्वेल्थ जीवन वाले में है। हाँ, ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा ये इसको जूम करो थोड़ा और। हाँ सही था। इधर देखो, ये नीचे है ना, कलर लिखे हुए हैं आपके पास में, पर्पल, ग्रे, येलो एंड रेड। तो अब इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था? आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो मोनोवैलेंट कैटायन होता है उसको कितने H2O घेरते हैं। मोनोवैलेंट कैटायन को कितने H2O घेरते हैं। बेसिकली पर्पल के साथ आपको ऑक्सीजन मतलब रेड देखना है, तो किसी पर्पल पे फोकस करो और देखो वो कितने रेड के साथ कनेक्टेड है। इन स्ट्रक्चर में पर्पल के साथ रेड देखिए आप, तो सी वाले स्ट्रक्चर में बड़े क्लियरली आपको देखेंगे कि एक पर्पल जो है वो 6 रेड के साथ कनेक्टेड है। दिख रहा है? यस सर। ठीक है, इस तरीके से होती है इसकी स्ट्रक्चर। और यहाँ पर क्या है ना कि देखो 3 अलग अलग सॉरी, मेन स्ट्रक्चर है ए। वो जो ए स्ट्रक्चर है वो 3 स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है, बी, सी और डी का।
तो बी सी डी को अलग अलग करके दिखाया है उसने। बी में उसने बताया है कि एल्यूमिनियम कहाँ है और उसके साथ पानी किस तरीके से है। सी में उसने दिखाया है कि पोटेशियम कहाँ है, उसके साथ पानी किस तरीके से है। और डी में उसने दिखाया है कि सल्फेट्स कहाँ है। इस तरीके से है आपके पास पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल रहा है कि एक पोटेशियम जो है वो 6 इसके साथ जुड़ा हुआ है, 6 H2O के साथ जुड़ा हुआ है। और ध्यान से देखो आप, एक एल्यूमिनियम भी आपको 6 H2O के साथ जुड़ा हुआ देखिएगा। बी स्ट्रक्चर में पता चलेगा बी एल्यूमिनियम के बारे में, है ना 6। तो दोनों 6 से जुड़ते हैं। अच्छा इसमें देखो, इसमें तो ऊपर लिखा भी है सराउंडेड बाय 6 वाटर मॉलिक्यूल। ये कौन सी लाइन में है? तो 1 2 3 4 5 6 7th लाइन पे आइए। 7th लाइन से थोड़ा पहले से पढ़ना शुरू करो। एज इंडिकेटेड इन फिगर, हाँ यहाँ से पढ़ो। एज इंडिकेटेड इन द फिगर द मेटल एटम्स हैव एन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर विद अ सिंगल मेटल आयन। अब वो सिंगल मेटल आयन इसने स्पेसिफाई नहीं किया है कि मोनोवैलेंट वाला है या ट्राईवैलेंट वाला है, मतलब दोनों सराउंडेड बाय 6 वाटर मॉलिक्यूल, दोनों ही 6 पानी के मॉलिक्यूल से जुड़े हुए होते हैं। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से है। चलिए आ जाइए पेपर पे वापस। तो एक काम करते हैं, रुको रुको, एक काम और करते हैं, इसमें थोड़ा आपका काम आसान कर देते हैं। एलम का जो हमने फॉर्मूला लिखा था, अभी लिखा था ना आर्यन, निकालो दोबारा। हाँ, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ आपके लिए। लिखिए इसमें ट्वाइस ऑफ, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, के H2O का होल 6 ब्रैकेट क्लोज। हाँ जी, या फिर एक काम करो, वो जो 2 आपने आगे लिखा है वो इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाद नीचे लिखो सब्सक्रिप्ट में। हाँ, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट एल्यूमिनियम H2O का होल 6, इसमें भी 2 लगा दो, डॉट, फिर 6 और 6 12 और 12 24 डॉट, लिख दीजिए 3H2, नहीं 3 नहीं, सॉरी, एक मिनट 4SO मतलब कैसे लिखूंगा उसको, SO4 का होल 4। कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है इसकी। आप यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट को, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जब चार्ज देखोगे तो पोटेशियम के ऊपर +1 +1 +2 आएगा इस वाले पे, दोनों ब्रैकेट पे मिला करके, और एल्यूमिनियम वाले दोनों को मिला करके देखोगे तो +6 आएगा। तो +2 और +6 टोटल +8 होगा। ऐसे मतलब एक में तुमने +1 लिख दिया और एक में +6 लिख दिया। +1 और +3 लिखो तो वो पता चल जाएगा, डबल डबल है तो +2 और +6 है, तो +8 हो गया। +8 को कंपनसेट करने के लिए आपको टोटल -8 चाहिए। -8 कहां से आएगा? 4 सल्फेट्स के थ्रू आएगा। इस तरीके से हो गया क्लियर? बढ़ जाइए आगे, नेक्स्ट। हाँ भाई, और बताओ 32 तक। सर मेरा 32। 32 यस सर। एलोनिक एसिड, ठीक है भाई, क्रॉप कीजिए क्वेश्चन। शिवम, सबसे पहले मुझे मेलोनिक एसिड बताओ, मेलोनिक एसिड क्या होता सर है? 3 कार्बन और टर्मिनल पे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले होते हैं। बना दीजिए आर्यन। ओ माय सन गो एंड प्ले में जो माय जो आता है वो है मेलोनिक एसिड। कैसे लिखोगे? टोटल कार्बन 3 ही होते। ऐसे मत बनाओ, ऐसे मत बनाओ, सिंपल वैसे लिखो उसको, सी के फॉर्म में लिखो। देखो CH2, हाँ जी, सिंगल बॉन्ड COOH, और पीछे की तरफ भी एक COH लगा दो। यहाँ भी COH लगा दो।
यही होगा मेलोनिक ऑक्जेलिक के बाद नेक्स्ट मेंबर। यस आगे लिखा हुआ है P4O10, हेडिंग मतलब एरो लगाइए, एरो के ऊपर लिखिए P4O10। क्या काम करता है P4O10? डिहाइड्रेट डिहाइड्रेटिंग अब उसमें हमें डिहाइड्रेशन करना है, थोड़ा सोच के बताइए क्या बनता होगा इसमें। आइडिया ही लगाएंगे वैसे तो, कह रहा हूँ ऐसे तो डायरेक्टली मुझे पता भी नहीं है क्या बनता होगा। एक तरफ से H हट जाएगा, दूसरी तरफ से OH। एक तरफ से H और एक तरफ से OH हटा दें, ठीक है हटा दो। तो फिर रिंग बताओ कितने मेंबर की बन जाएगी? 4 मेंबर की बनेगी। 4 मेंबर। और एक बार पूछा कैसा था, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड A, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द कंपाउंड AR। तो मतलब जो B और X बना रखा है वो ऐसे ही फालतू है, कोई बात नहीं। एक मिनट, CO ठीक है, और एक CH2। हाँ, ये जो आपके पास में कंपाउंड बनाया है यही हो गया है हमारे पास में A, ये जो बनाया है आर्यन ने। इसमें आर्यन ऐसा करो H और लिख दो ताकि कंफ्यूजन नहीं खत्म हो। जो C आपने ऊपर की तरफ लिख रखा है ना उसमें CH2 कर दो उसको, ठीक है। तो इसमें अब आपसे कह रहा है कि सिग्मा गिनो और पाई गिनो। सिग्मा कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है क्या? 8। और पाई कितने हैं? 2। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो टोटल 10 हो गया ये तो। 8 है फिर आंसर। 8 आंसर। आंसर 8 है। इसका मतलब फिर ये नहीं बनता, कुछ और बनता है। एक बार गूगल करना जरा आर्यन, हीटिंग ऑफ मेलोनिक एसिड। नहीं हीटिंग नहीं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना इसमें तो। मेलोनिक एसिड में डिहाइड, सर रिएक्शन डिफरेंट गिवन है नेट पर। क्या गिवन है? सर उसमें रिंग तो बनी नहीं रही कोई। कार्बन सब ऑक्साइड बन रहा है। यस सर, कार्बन सब ऑक्साइड। C3O2 बन रहा है। अच्छा, C डबल बॉन्ड C, सेस्क्यू ऑक्साइड जिसको बोलते थे। ओके, टर्मिनल पे मेरे ख्याल ऑक्सीजन। टर्मिनल पे ऑक्सीजन है, ठीक है। लिखो इसमें ये लिख लो क्या बन रहा है। इसके इसी के नीचे लिखो आर्यन, इसी के नीचे लिखो। मतलब ये तो हटा दो, ये तो बनता ही नहीं है, हटाओ इसको तो। वो जो स्ट्रक्चर आपने मेलोनिक एसिड की लिखी हुई है ना, वही हाँ वहां लिखो C डबल बॉन्ड C, और जो टर्मिनल, हाँ दोनों के साथ ऑक्सीजन लगा। अब इधर देखो क्या क्या हुआ है यहाँ पर। हमने जो H2 हटाया है ना, हमने जिस तरीके से H2 हटाया था वैसे नहीं हट रहा है इसमें H2। कैसे हट रहा है इसमें? जो COOH है वहां से पूरा पूरा OH जा रहा है और बीच वाले कार्बन से H जा रहा है। देखा? यस सर। COOH है उसमें से OH जाएगा दोनों से ही, हाँ, और बीच वाले के दोनों H जाएंगे, मतलब एक H इसके साथ और एक H इसके साथ। और फिर देखो एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर बनेगी आपके पास। तो फिर ये तो थोड़ा सा याद होने वाली चीज हो गई कि मेलोनिक एसिड को जब हम हीट करते हैं तो ये बनता है। एक काम करो, एक काम करते हैं, इसमें आप लोग निकालिए अपनी ऑर्गेनिक की कॉपी जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा कुछ पढ़ाया है मैंने आपको, याद आ रहा है? जिसमें हमने लैक्टोन वगैरह बनाए थे, अल्फा हाइड्रोक्सी और वो सब लेके। मिला नहीं मिला? मेरा कहने का मतलब वही है कि कॉपी में जहां मैंने हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिखवाया हुआ है उसमें ये चीज आप ऐड कर लेना, मेलोनिक एसिड वाली ये जो रिएक्शन।
अब गिन लो आप आराम से सिग्मा और पाई, तो 2 2 4 2 6 और 2 8 8 आ जाएंगे। नेट ही पूछा है, सिग्मा भी 4 है और पाई भी 4 है, दोनों 4 4 है। सर हम सारे एसिड्स का ही याद कर ले फिर, क्योंकि यहाँ पर मेलोनिक था तो वैसे क्या पता कुछ। बाकियों में होता वही है कि इसमें एक्चुअली रिंग 4 मेंबर की बन रही थी ना, इसलिए वो रिंग बन नहीं पाती है। अदरवाइज तो आपके पास कभी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो और उसको हीट करना हो ना हमें, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में हीट करने पर पानी निकल जाता है और साइक्लिक एनहाइड्राइड बन जाता है, बाकी जो बड़े वाले हैं। और उसका पता ही होगा आपको ऑक्जेलिक एसिड का, ऑक्जेलिक एसिड में तो फॉर्मिक एसिड अलग बनता है, CO2 और CO कुछ वैसा बनता है ना उसमें। पेपर पे आ जाइए। हाँ जी, ये 32 तक हो गया। सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन आइए। थर्ड सेक्शन क्या है? अच्छा पैराग्राफ वाला है, बताइए भाई। फर्स्ट पैराग्राफ में कोई डाउट? 33 एंड 34 में फर्स्ट पैराग्राफ आपका गैसेस स्टेट से लिया है, कोई भी डाउट हो इसमें तो बताओ। इसमें पैराग्राफ में जो फॉर्मूला लिखा है ना, PV इज इक्वल टू 1/3 MNU स्क्वायर, तो थोड़ा गलत है। अगर वहां पे M स्मॉल है तो N कैपिटल होना चाहिए था, और अगर M कैपिटल है तो N स्मॉल होना चाहिए था। दोनों स्मॉल में नहीं आते उसमें। हाँ जी, 33 34 में कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। अगला आपका इधर से उठा लिया, बोरोन फैमिली में से 35 36 में बताइए कोई डाउट हो तो। थर्टी 36 कोई भी डाउट हो तो बताओ। नहीं है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इस वीक की प्लानिंग बताइए। इस वीक में आपके क्या क्या टेस्ट में क्या क्या कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं नेक्स्ट संडे सर को? एक तो ऑर्गेनिक में ना थोड़ा अलग सा आ रहा है इस बार, मतलब मैंने तो थोड़ा पढ़ा ही नहीं मतलब हुआ कभी। क्या क्या ये टॉपिक समझ ही लग रहे हैं। मैंने तो कोई पढ़ा ही नहीं हुआ। टॉपिक ही नहीं समझ आ रहे हैं, गजब। एक मिनट, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही GOC हो गया है। बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब यस सर। IPC नोमेनक्लेचर हो गया, हाइब्रिडाइजेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये जो है ना आपके पास में प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये 11th क्लास की NCERT में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है। मैं आपको पेज नंबर वगैरह बता दूंगा, 11th क्लास की NCERT में है। आप देखना वहां आपको इजीली अभी है क्या आर्यन 11th क्लास वाली? कौन सी बुक में? वो सेकंड बुक में है शायद आर्यन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड बुक में है ना। पढ़ो आगे। रेजोनेंस और थोड़ा आगे। हाँ एक सेकंड ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह जो चल रहा था। हाँ, हेडिंग मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ जी, ये है आपके पास मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखना एग्जैक्टली यही थी ना हेडिंग हमारी, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यस है ना? तो ये यहां से पढ़ लेना, पेज नंबर बता दो आज। और कितना पढ़ना है वो भी मैं बता देता हूँ। ये 12.8 वाला शायद मुझे लग रहा है पूरा ही होगा। 12.8 पढ़ लेना। इसमें जितना भी ये डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा बताया गया है इसमें। थ्योरेटिकल है पूरी चीजें, इसको आप पेपर पढ़ लेना। सर इनमें चीजें याद करने वाली है होती हैं वैसे? अब इसमें तो वैसा ही है,
क्रोमेटोग्राफी तो स्पेशली पूरा याद करने वाला नहीं है, मतलब लॉजिकल है, आपको समझ में आ जाएगा, आप एक बार पढ़ के देखना, कलर के हिसाब से वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के आगे चलना, क्या है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के आगे? 12.9 टॉपिक क्या है? डिटेक्शन ऑफ 12.9 हाँ जी, ये रहा, देखो Qualitative क्वालिटेटिव एनालिसिस analysis. ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ये भी है, ठीक है, Yes, वो ये जो भी है. लिखा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये है वो टॉपिक आपका। तो ये वाला आपको पूरा थ्योरेटिकल चीजें हैं, ये आपको पढ़नी है। इसमें आपको पता चलेगा कि नाइट्रोजन को कैसे टेस्ट करते हैं, सल्फर को कैसे टेस्ट करते हैं, उनकी टेस्टिंग है। तो एक काम करते हैं, आप ये वाला काम, आपको मैं कितना टाइम दूं इसके लिए? 2 दिन का टाइम देता हूँ मैं आपको, मतलब कल वाली क्लास में नहीं, परसों वाली। सर आपकी आवाज हाँ 1 मिनट, आवाज आ रही है अब? ये सर तो एक काम करो, कल का दिन दे देते हैं आपको, आज का और कल का, है ना? परसों वाली क्लास में इसका डिस्कशन कर लेंगे, अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट हो, कुछ भी अगर समझना हो, तो परसों वाली क्लास में इसको बता देंगे, ठीक है ना? और बस एनसीईआरटी से पढ़ना है, कहीं भी इधर उधर से ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन में। एनसीईआरटी में जितना लिखा हुआ है हम बस उतना ही पढ़ेंगे बस इसमें, ठीक है? सर मैंने ग्रुप पे एक पिक सेंड करी है, एक बार देखना, वो मेलोनिक एसिड की जो हीटिंग थी ना, वो केस वर्मा में अलग दी हुई थी। मेलोनिक एसिड की हीटिंग, तो वो मेलोनिक एसिड की हीटिंग का क्वेश्चन नहीं था जो अभी हमने पढ़ा है, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का क्वेश्चन था, तो मैं से कंफ्यूज मत हो इतने ज्यादा। ओके सर। सर हाँ जी, सर जीओसी इसमें तो नहीं है सर? क्या कह रहे हो? सर जीओसी इस वाले में है क्या, अगले वाले में सर? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स वगैरह अगले में लिखे हुए हैं, एसिडिटी बेसिसिटी। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, एसिडिटी बेसिसिटी, सही बात है। हाँ। तो बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर मुझे लग रहा है वही सब चीजें आएंगी, फिर हाइब्रिडाइजेशन वगैरह हो सकता है, आप देखना ये यहाँ पर इसी में है, जो अभी एनसीईआरटी शेयर कर रहा था आर्यन, एक बार करना, उसी में मुझे लग रहा है शायद स्टार्टिंग में कुछ बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके भी कुछ दिया हुआ होगा। एकदम एक चैप्टर की हेडिंग दिखाना क्या है? सम बेसिक, सम बेसिक। हाँ वो वही है, Yes. मतलब आप बेसिकली यूनिट 12 पढ़ लो, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। तो नहीं है वो, मतलब वही चीजें हैं बेसिक सी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी पता होंगी, वैसे तो आपको एक बार पढ़ना हो तो यहाँ से पढ़ लेंगे। मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एंड टेक्निक में कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी भी इवन पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो आपका कवर्ड है। लेकिन ये जो अभी पढ़ा था ना हमने, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, वो आप एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लेना, क्योंकि वो हम लोगों ने 11th क्लास में नहीं पढ़ा। ये इतना पोर्शन है, ये थोड़ा पढ़ना होगा आपको, ठीक है? और एक सेकंड और दिखाओ जरा एक बार, टाइम टेबल वो जो था, Ionic equilibrium. आयनिक आ रहा है। आयनिक आ रहा है ना? आयनिक तो ही थोड़ा अच्छा टॉपिक है। आयनिक का तो ऐसा करते हैं, डिस्कशन अच्छे तरीके से करते हैं इसका तो प्रॉपर। इस बार जैसे हमने देखा था कि केमिकल का हम लोग कंप्लीट कर नहीं पाए थे, तो एक काम करते हैं, 2 दिन देते हैं। 2 दिन में हम लोग क्या करेंगे, एक तो केमिकल के जो आपके 100 के बाद वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं, 100 तक ही कर पाए थे हम शायद, डिस्कस है ना? 115 हाँ मतलब वही, कुछ अभी पीछे के बचे हुए हैं वो, और आयनिक में शायद 170 180 अच्छे खासे हैं उसमें क्वेश्चन आयनिक। तो ये हम लोग वेंसडे और नहीं, वेंसडे का तो काम मैंने आपको दिया हुआ है, कल और थर्सडे 2 दिन मिल पाएंगे भाई हमको। कल सर कर आप लें? कल वो नहीं करवा सकते कि शॉर्ट में एक बार रिवीजन करवा दो टॉपिक्स की आयनिक का? यस हाँ सर। जी सर, आयनिक की कर लेते हैं। यस सर। सर चाहे टॉपिक्स बस लिखवा देना जितने सारे हैं ना। चलो मैं करवाता हूँ, बाकी शिवम जो है तुमसे 100 के नहीं आते थे मेरी क्लास में, ये उसका तुम मेरे सिर पे ठीक फोड़ रहे हो आयनिक इक्विलिब्रियम में।
उस तरह से तुम्हारा आने का मन करता नहीं था, और अब तुम्हें आयनिक इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर दोबारा से पढ़ना है। हाँ, नहीं सर, ब्रीफ में बता देना एक बार थोड़ा थोड़ा, वो नोट्स दिक्कत बाकी। वही होती है, पता है, जब मुझसे जो कहते हैं ना ब्रीफ में, ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन आप एक बात बताओ, जो चैप्टर मैंने आपको 1 महीने से भी ज्यादा 1.5 महीने पढ़ाया है, मैं उसको एक क्लास में क्या ब्रीफ कर पाऊंगा? मतलब मैं खुद अपने अपने साथ मुझे ऐसा लगेगा मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सर रहने दो। चलो सर रहने दो फिर। नहीं मैं अब फिर फॉर्मूला में बता दूं, बट मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप कॉपी में जो मैंने आपको पढ़ाया है, 1.5 महीने जो पढ़ाया है, आप वो पढ़ो, मेन चीजें उसमें आपको जो डाउट्स आए वो पूछो। ओके सर। एक काम सर कर वेंसडे को 2 क्लासेस हैं। हैं, वेंसडे को 2 क्लासेस हैं। वेडनेसडे को 2 क्लासेस और हैं। सर थर्सडे को क्लास ही नहीं है। अच्छा, इस बार थर्सडे को नहीं है क्लास? सर फ्राइडे को रख लेते हैं सर आयनिक की। केमिस्ट्री नहीं है, सर सिर्फ फ्राइडे केमिस्ट्री। सॉरी सर फ्राइडे मतलब आज नोट्स करेंगे अच्छे से। यस सर प्लीज। सर नोट्स भी पढ़ने पड़ेगा। आपको मैं सही से समझाता हूँ। इसमें आप क्या करो, देखो, एक तो ये जो आपके पास में ऑर्गेनिक वाला पोर्शन है ना, इसमें थ्योरी जो है बड़ी सिंपल है, मतलब एकदम मुझे तो वैसे याद नहीं है, लेकिन शायद सीबीएसई में या आईसीएसई में ये सब जो मेथड थे ना, डिस्टिलेशन और ये क्या क्या क्रिस्टलाइजेशन, ये सब चीजें ये 9th-10th में ही आ जाते हैं। तो शायद सीबीएसई वालों ने भी पढ़ा हुआ होगा और आईसीएसई वालों ने तो पक्का पढ़ा हुआ है। ये सर 9th में था सर। हाँ, कहीं ना कहीं रहता है 9th में 10th में, तो वही चीजें हैं, बस थोड़ा सा उसका स्केल थोड़ा सा अप हुआ है। तो आप पढ़ोगे, आपको बस केवल पढ़ते पढ़ते ही सब चीजें समझ में आ जाएंगी, तो उसमें ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं दिक्कत। तो हम ऐसा करते हैं, ये वाला जो वीक है हम डेडिकेट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम पे पूरे तरीके से, ठीक। अब आयनिक इक्विलिब्रियम में अगर पूरी तरीके से डेडिकेट करना है तो थोड़ा सा टाइम का तो रिस्ट्रिक्शन है ही हमारे पास में। एक काम करते हैं फिर, अब इसमें 2 दिन में आप इसकी थ्योरी पूरी कंप्लीट कर लो, जो भी मेरे नोट्स हैं 2 दिन में पूरी थ्योरी आप कंप्लीट कर लो, या फिर अलग अलग बैचेस में आपने जहां से भी पढ़ा हुआ है, ठीक। तो फर्स्ट इससे में कितना आ जाएगा फिर उसमें टोटल में से? अभी किसी के पास नोट्स फिलहाल नहीं है। नंदिनी नोट्स हैं आयनिक के अभी फिलहाल? यस सर। निकालो एक बार, मतलब अपने पास ही निकालो कॉपी, और उसमें देखो अगर टोटल पेजेस आपके पास 100 हैं तो लगभग मिड में कहाँ तक जा रहा है वो? बफर से पहले वाला मामला आ रहा है, बफर के बाद तक जा रहा है, कहाँ जा रहा है थ्योरी? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तक जा रहा है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तक जा रहा है, और बफर उसके बाद में है ना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के? यस सर। ठीक है, तो आज आप लोगों को सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तक का अच्छे से पढ़ लेना है, और कल वाली क्लास में हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तक का उसमें आपको ब्रीफ करवाना है, ब्रीफ करवा लेना, कुछ पूछना चाहो तो पूछ लेना, ठीक है। कोई भी उसका एक पर्टिकुलर कोई डेरिवेशन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो पूछ लेना। तो आप लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तक का कंप्लीट पढ़ के आइए नोट्स से, जो भी क्वेश्चन उसमें करवाए हैं वो सब करके आइए, क्वेश्चंस आपको पूछने हो क्वेश्चंस पूछ लेना नोट्स वाले, ठीक है। इतना पोर्शन आप करके आइए। आयनिक मतलब सही में मजाक वाली चीज नहीं है, वो थोड़ा सा सेंसिबल टॉपिक है, तो उसमें आपको सेंसिबल अमाउंट ऑफ टाइम भी लगाना पड़ेगा, तभी वो सेंस में आएगा आपके, अदरवाइज खत्म है वो चैप्टर पे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको प्रॉपरली आप कीजिए। तो थोड़ा सा कंटेंट में जो कह रहा हूँ, यहाँ तक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तक आप पढ़ के आना, कल उसको डिस्कस कर लेंगे। सर आपने थर्मोडायनेमिक्स का वो बोला? हाँ, थर्मोडायनेमिक्स का मैंने बताया है, मैं करवाऊंगा 15 के बाद में स्टार्ट करवाने की सोच रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी वो रिकॉर्डिंग तो मैं करवा रहा हूँ वहाँ पे 11th में, मैंने रिकॉर्डिंग के लिए बोल दिया है। ओके सर। कुछ चीजें स्टार्टिंग में मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसके बाद में फिर सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है भाई, यहीं तक रखते हैं इसको, एंड करते हैं।